हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सूत्र में। इस वीडियो में मैं जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का अब तक 38वीं से 71वीं बीपीएससी साथ साथ टीचर्स एग्जाम जो है बिहार टीआरई का जो भी पूछा हुआ है, उसके अलावा बिहार असिस्टेंट ऑफिसर्स या बीपीएससी जितने एग्जाम कंडक्ट कराती है, बिहार एसएससी वगैरह, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं जिसको पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन, क्योंकि ये आप लोग का रिवीजन सेशन चल रहा है, इसलिए अभी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रही हूँ। और एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ एक महीना बचा है, जुलाई में पेपर है बीपीएससी का। तो इस टाइप का ही वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं आप उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, तो ये सब आपके लिए बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अभी हम अपना शुरू करते हैं। हम जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का जो पहला पार्ट है और पहला सेक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स क्या है? आनुवंशिकता और विविधता का है। ठीक है, जेनेटिक्स आनुवंशिकी इसको बोलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीन, आनुवंशिक विविधता एवं वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है। यह वंशानुक्रम के सिद्धांतों और उसके व्यवहारों से संबंधित है। चलिए अब है कि आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो यह आनुवंशिकी को संदर्भित करता है। मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वंशागति देखिए, आप बीपीएससी टीचर्स 11-12 में भी पूछा है, टीआरई जुलाई 2024 में भी एक क्वेश्चन पूछा है। क्या है? मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को वंशागति या इनहेरिटेंस कहते हैं। अतः वंशागति अनुवांशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिससे जनक के लक्षण संतति में जाते हैं। मतलब कि फादर या मदर के जो लक्षण होते हैं वो बच्चों में जाते हैं, मतलब जीन, जो उनका जीन होता है वो, इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी कहते हैं। देखिए, स्कूल हेडमास्टर एग्जाम में भी पूछा है। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी किस चीज का है? तो ये पक्षियों का अध्ययन होता है। देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ रही हूँ। क्या है? ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान प्राणी शास्त्र की वह शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है, जबकि एवी कल्चर पक्षी पालन को कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षी विज्ञान है और एवी कल्चर क्या है? पक्षी पालन है। पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो यह है फलों का। ठीक है, पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी की एक शाखा है जिसमें फलों तथा उनकी कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इससे ये भी पूछ सकता है कि पोमोलॉजिस्ट क्या है या किसको कहते हैं। उसके बाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जाता है, वो बॉटनी की कौन वो किस शाखा में पढ़ाया जाता है? तो यह है पादप कार्यकी मतलब प्लांट फिजियोलॉजी। ये भी देखिए बीपीएससी टीचर्स एग्जाम हेडमास्टर में पूछा है। तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान मतलब कि बॉटनी वह शाखा जो प्रकाश संश्लेषण के कार्य का अध्ययन करती है, उसको पादप कार्य के यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो यह ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत बोन जॉइंट्स का मतलब अस्थि संधियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन कर। तब देखिए, ओरोलॉजी और ऑर्थोलॉजी कितना सिमिलर वर्ड है, थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन रहेगा तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा कि ऑर्थोलॉजी और ओरोलॉजी, ऑर्थोलॉजी में बोन ज्वाइंट्स का अध्ययन किया जाता है और ओरोलॉजी है पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, सेरोलॉजी भी एक टर्म है। सेरोलॉजी में क्या किया जाता है? तो रुधिर सीरम मतलब ब्लड सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी के अंतर्गत
पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उनमें पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन। तो जियोलॉजी और जूलॉजी ये भी दो अलग अलग वर्ड है। जियोलॉजी क्या है, मतलब इसको भूगर्भ शास्त्र कह सकते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें उसका अध्ययन किया जाता है, पाए जाने वाले पदार्थों का। और जूलॉजी जो है वो बायोलॉजी की एक शाखा है, दो शाखा बॉटनी और जूलॉजी में। जूलॉजी जिसके अंतर्गत पूरा एनिमल, मतलब एनिमल सिस्टम पढ़ा जाता है, जिसमें जानवर भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, तो वो जूलॉजी अलग हो गया। और ये हो गया जियोलॉजी। कीट संवर्धन क्या है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीटों के अंतर्गत 3 जोड़ी पैर वाले आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु आते हैं, मतलब जिसमें 3 जोड़ी पैर होगा उसको आर्थ्रोपोडा संघ कहा जाता है। केंचुआ कृषकों का मित्र तथा भूमि की आंत कहा जाता है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और बन गया कि कृषकों का मित्र किसे कहते हैं या भूमि की आंत किसे कहा जाता है। और केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। तो केंचुआ से लोग वर्मी कंपोस्ट का भी एक तरीके से यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं केंचुआ से। तो ये है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जैव विकास। ठीक है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। डार्विन के बाद की जो थ्योरी है वो नियो डार्विनिज्म है, मतलब इसको नव डार्विनवादी कहते हैं। जो डार्विन के बाद के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा कि आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं। मतलब जीन में थोड़ा बहुत जो चेंज होता है उससे नया जीव बनता है और उसमें अलग अलग उसमें विविधताएं बढ़ जाती हैं। और इन परिवर्तनों को क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। अतः जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण ही क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था लगभग। तो ये आपका आंसर है। तो ये है कि पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2000 मिलियन यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। हालांकि सबसे पुराने जीवाश्म लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं। महत्वपूर्ण प्राथमिक जीवाश्म इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटोलाइट्स। स्ट्रोमेटोलाइट्स मैंने पूछ लिया एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कि स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या है, तो ये बहुत प्रारंभिक जीवाश्म है के अवशेष माने जाते हैं जो एक कोशिकीय जीवों के समूह के थे। मतलब ये यूनिसेलुलर जीव के समूह के जो बहुत पुराने जीवाश्म थे उनको स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई थी। अब जो बायो का स्टूडेंट होगा उसको पता होगा कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो मान लीजिए कि इतना डीप तो आप नहीं पढ़ सकते हैं अगर जो ह्यूमैनिटीज का जो स्टूडेंट है, लेकिन हाँ इन सब क्वेश्चंस को थोड़ा कई बार पढ़िएगा तो ये आंसर आपको याद रहेगा एग्जाम में। जिससे वर्तमान जीव जगत के सभी जीव बने हैं यूकैरियोटिक सेल से ही। अभी के जितने इस जीव के मतलब इस जीव जगत के जितने जीव हैं, एक बैक्टीरिया जीवाणु को छोड़कर, सब इसी यूकैरियोटिक सेल्स की वजह से बने हैं। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है, तो क्रो-मैग्नन मनुष्य है। क्रो-मैग्नन मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है या आज के मानव के एकदम समान था। यह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का मतलब टूल्स का यूज करता था। किसका, बोन बोन का टूल बनाता था, अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वो गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। विकास का मुख्य कारक है तो क्या है, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रजाति की उत्पत्ति को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाएं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में अनुकूलित जीवों के लाभकारी गुण वंशानुगत रूप से अगली पीढ़ियों में जाते हैं, जिससे समय के साथ प्रजातियों में धीरे धीरे बदलाव आता है। उसके बाद क्या है, विकास का कारण क्या है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, जो वही ऊपर अभी दिया गया है डिस्क्रिप्शन
कि विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रजाति के उद्भव को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जाता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। अब क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स तो क्या है? जुरासिक युग का बहुत पुराना पक्षी, सर्वपुरातन पक्षी, जिसको आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। इसको क्या बोलो, ये रेप्टाइल्स मतलब पक्षी इसको पक्षी और रेप्टाइल्स के मध्य की कड़ी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो क्या है, तो ये पक्षी और सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स के मध्य की कड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो ये है, क्या है देखिए, टोड, मगरमच्छ और मछली, ये तीनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं। टोड उभयचर माने एम्फीबियन वर्ग से आता है, जबकि मगरमच्छ रेप्टाइल्स और मछली पाइसेस वर्ग से संबंधित आता है। ये तीनों गर्म खून के प्राणी नहीं हैं, इसलिए विकल्प ई इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिए वर्गीकीय अगला सेक्शन है कि पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों वैस्कुलर टिश्यूज की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम था एपीडी कांडोल। ठीक है, एपीडी कांडोल स्विस वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने टैक्सोनोमी शब्द को पहली बार गढ़ा और पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित की। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम की विशेषताओं का पहली बार सुनियोजित प्रयोग जो है इन्होंने ही किया था, एपीडी कांडोल ने किया था। ये वनस्पति शास्त्री थे और टैक्सोनॉमी वर्ड का यूज इन्होंने किया है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो कौन कौन है? तो शैवाल और कवक। लाइकेन शैवाक में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर, शैवाल में इसको बोलते हैं फाइकोबैंड, और क्लोरोफिल रहित पार्टनर कवक माइकोबैंड, मतलब एक फाइकोबैंड और एक माइकोबैंड एक साथ रहते हैं, इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक जो होता है वह शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करता है और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जिससे दोनों मिलके क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जो दोनों मिलके प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। लाइकेन में प्रजनन उसके कवक घटक के द्वारा होता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते तो इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं क्या? तो म्यूचुअलिज्म। निम्न में से संवहनी पौधों को चुनिए। तो ये क्या है? फर्न। फर्न एक पुष्प रहित संवहनी पौधा है। संवहनी पौधा उन किसको कहा जाता है? तो उन पौधों को जिसमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्निफाइड ऊतक, लिग्निफाइड टिश्यू जैसे जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है उसको ही संवहनी पौधा बोला जाता है। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। तो देखो माइकोराइजा से क्या लाभ है पौधे को? तो एक सहजीवी संबंध है जो कुछ कवकों माने फफूंद और उच्च पादपों की जड़ों के बीच बनता है। इस सहजीवी संबंध में पौधों को विशेष रूप से फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं अन्य सूक्ष्म खनिज तत्वों के अवशोषण में वृद्धि का लाभ मिलता है। माइकोराइजा युक्त पौधों को जड़ जनित रोगों तथा कुछ हानिकारक मृदा सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा मिलती है। अब क्या है? स्पाइरोगैरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? तो यह हरा शैवाल का। स्पाइरोगैरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना स्वयं भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं स्पाइरोगैरा की। स्पाइरोगैरा को क्या बोला जाता है? वाटर सिल्क भी। मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछ जाए कि इनमें से वाटर सिल्क कौन सा है, तो स्पाइरोगैरा है और इसकी 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, एक तरीके का शैवाल है। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण, तो यह है डाइटम। डाइटम एकल कोशिका वाले शैवाल हैं। ये पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये प्रोटिस्टा जगत के जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो ये ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो होता है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। अच्छा, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है?
तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? तो यह त्रिस्तरीय और इसमें सिलोमिक गुहा होती है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। तो ये 3 चीजें हैं जो इकाइनोडर्मेटा में होता है। अब होता क्या है इकाइनोडर्मेटा? मुख्य रूप से वे समुद्री जीव हैं। ये बहुकोषीय मैंने मल्टी सेलुलर जीव हैं जिनमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणालियां होती हैं। अधिकांश इकाइनोडर्म का आकार तारे जैसा होता है तथा ये बेलनाकार होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा इनमें सिलेमिक गुहा पाई जाती है, सिलेमिक कैविटी। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी होता है। ये गलफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, क्या है? तो केंचुआ है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है तो ये होगा केंचुआ। केंचुए में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कैप्सूल्स का अभाव होता है, लेकिन केंचुए का रंग जो होता है वो लाल होता है और रक्त के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन घुला होता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है तो ये माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, क्या? तो पर्णहरित। ठीक है, क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित। कवकों में नहीं पाया जाता है। विभिन्न कारणों से अभी इन्हें पादप जगत में भी नहीं रखा जाता है। हालांकि पहले इन्हें पादप जगत में रखा जाता था। कवक पौधे नहीं होते हैं, ये जीवों का एक अलग जगत है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि तो वे श्वास नहीं ले पाती। क्यों नहीं ले पाती? तो जल से जो फिशेज होती है बाहर निकालने पर मर जाती है, क्योंकि ये सांस नहीं ले पाती हैं। इनके लिए गलफड़ होता है, गिल्स पाया जाता है, जो मुख्यतः जल में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं, मैंने एडेप्टेड होते हैं। मछलियां गिल से सांस लेती हैं और जिससे पानी में का ऑक्सीजन से वो उस ऑक्सीजन को मतलब ये करती हैं, ग्रहण करती हैं, इसलिए पानी से बाहर निकालने पे मर जाती हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये गंध से पहचानते हैं। लगभग सभी प्राणियों में सूचनाओं के आदान प्रदान की विधियां होती हैं। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श और अपनी गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य करती है, नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। ये गंध युक्त रसायन क्या होते हैं? फेरोमोन्स होते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दे कि फेरोमोन्स क्या है, तो क्या होता है कि जो ये मधुमक्खी जो होती हैं वो गंध से पहचानती है और वो एक तरीके का गंध निकालती हैं जिसको फेरोमोन्स कहते हैं। अच्छा, डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए गए हैं? तो ये स्तनी माने मैमल्स में। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जीव होते हैं। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं। इनमें से गंगा नदी डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, तो डॉल्फिन को मैमल्स, इसको फिशेज में नहीं रखा जाता है। मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है? तो अनुरा। मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण है। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसमें 4 मतलब पाद पाए जाते हैं। इनका पिछला पाद अगले पाद की तुलना में लंबा और मजबूत होता है, जिससे उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृकोशिका होती है, क्या होती है? तो द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में मॉस तथा लीवरवर्ट आदि पाए जाते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों के में नम तथा छायादार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पतियों का उभयचर कहा जाता है। अब हम लोग का अगला जो सेक्शन है वो कोशिका, सेल। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो ये कोशिका होती है, सेल होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ एकल कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर कौन कौन से होते हैं? प्रोटोजोआ, यूग्लिना आदि। जबकि हमारे जैसे अन्य जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं, इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व तथा जीवन के आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम है। कोशिका की संरचना से कम कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं करता है। इसलिए कोशिका सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए दोहरी कला युक्त कोशिकांग हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज का पूर्ण दहन इसी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के शक्ति स्रोत होता है। तो ये भी हो सकता है कि सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो देखिए इनमें से एक से अधिक क्या है। वायरस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष या चिपचिपा तरल पदार्थ है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः वायरसेस में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणुओं जैसे रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन अवस्था आवरण से घिरे न्यूक्लिक एसिड हैं, ये न्यूक्लिक एसिड के खंड हैं। विषाणु मतलब होस्ट कोशिकाओं से बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। तो लाइकेन जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो जल है। जल की मात्रा कोशिका सेल में सर्वाधिक होती है। कोशिकाओं में जल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। इसलिए निकटतम उत्तर वही है। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाएं में पाया जाता है, तो यह होता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अंदरूनी भाग से बाहरी वातावरण को अलग करती है तथा कोशिका को संरचनात्मक सहायता भी प्रदान करती है। स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतक जो होते हैं वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। वे ऊतक जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और विभाजन की क्षमता खो चुके हैं उन्हें अस्थायी ऊतक कहा जाता है। पौधों और पशु कोशिकाओं में निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है, मतलब क्या अंतर होता है, तो कोशिका भित्ति, सेल वाल। पौधों की कोशिकाओं में सेल वाल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी होता है, मतलब कोशिका भित्ति भी तो कोशिका झिल्ली भी होता है। पौधों में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरती है या पौधों की कोशिकाओं को उसका नियत आकार देती है, और पशु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है। मतलब जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका झिल्ली बस होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। और पौधों में सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आनुवंशिकता, ठीक है। आनुवंशिकता निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है, तो यूएए। जेनेटिक्स में एमआरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को कोडॉन कहा जाता है। कोडॉन दो प्रकार के होते हैं, एक सेंस कोडॉन या अमीनो एसिड के कोड होते हैं जो प्रोटीन सृजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनकी कुल संख्या 61 होती है। और दूसरा नॉनसेंस या स्टॉप कोडॉन, ये प्रोटीन संश्लेषण के समापन का संकेत देते हैं। तो मानव आनुवंशिकी कोड में 3 प्रमुख स्टॉप नॉनसेंस कोडन स्वीकार किए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के समापन का सिग्नल देते हैं, जैसे यूएए, यूएजी और यूजीए। अतः विकल्पों में यूएए ही नॉनसेंस स्टॉप कोडन में, बाकी सब सेंस कोडन है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था, तो ये था लैंगिक जनन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है, तो डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति होती है। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का एक लक्षण है जो इन्हें स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। विदित हो कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादप कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज की थी, अब इसमें से कोई नहीं था आंसर, देखिए एक मिनट। यह एक गलत धारणा है कि जॉन्स वैटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और एमएचएफ विल्किंस या फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः विल्किंस के एक्सरे विश्लेषण के आधार पर
वाटसन एवं क्रिक द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास मतलब डबल हेलिक्स संरचना प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सबसे पहले सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई है? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। डीएनए डबल हेलिक्स का इन लोग ने किया, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, लेकिन डीएनए की पहचान जो है वो फ्रेडरिक मिशर ने की है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यह डीएनए। आनुवांशिक लक्षणों के निर्धारण में डीएनए उत्तरदायी होता है और आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन है। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने। आर्थर कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जैव उर्वरक। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें जिसमें कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम लगभग शून्य तथा कार्बनिक उर्वरक कंपोस्ट खाद कृषि अपशिष्ट जैविक उर्वरक जैसे नील हरित शैवाल आदि का अधिकतम उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है? क्या कहा? ये इसका ऑप्शन सी है कि कार्बनिक खादों पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका बी है। देखिए क्या है, 1 और 2। माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। बैसिलस थुरिंजिनसिस नहीं है। माइकोराइजल फंगी और ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब ब्लू ग्रीन शैवाल जैविक उर्वरक के उदाहरण है। और बैसिलस थुरिंजिनसिस एक जीवाणु है जिसका प्रयोग बीटी कपास में किया जाता है। कीटनाशी के उपयोग से उन्नत होती है। तो अर्थनीति की मतलब क्या है? इसका मतलब कि उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करके कम भूमि पर अधिक फसल और पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। ये फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद करते हैं। लेकिन कीटनाशक क्या करते हैं? जल संसाधन, उर्वरकों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों जैसे अन्य कृषि आदानों के लाभों को अधिकतम करने में भी मदद करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। इसमें पहला सेक्शन है कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधारी कॉन्ड्रिन प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। नाक, कान, कंठ और श्वास नली तथा कशेरुकी तंत्र की अस्थियों के मध्य में उपस्थित होती है। मतलब ये उपास्थि जो होती है कार्टिलेज, उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह क्या? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। मांसपेशियां एक व्यक्ति को चलने, बोलने, खाने आदि काम में सहायक होती हैं। ये दिल की धड़कन, श्वसन और पाचन में सहायता करती हैं। तापमान विनियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य में भी पेशीय प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मांसपेशियां जोड़ी में कार्य करती हैं और सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। अतः विकल्प ए दिया गया कथन गलत है। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। संकुचनशील प्रोटीन मांसपेशी के संकुचन में शामिल होते हैं। एक्टिन मतलब पतला तंतु और मायोसिन मोटा तंतु मांसपेशी में संकुचनशील माने कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो इसमें से कोई नहीं है। क्या है? एपिथीलियल टिश्यू उपकला ऊतक एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किया होती है। ये एपिथेलियल ऊतक जो होता है शरीर के विभिन्न अंग जैसे जीभ माने जिह्वा, वृक्क नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आंख, कान सब में पाया जाता है। तो इसमें से एक से अधिक होगा आंसर इसका, सब में पाया जाता है। नाक, फेफड़ा, अग्नाशय। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। तो ये पॉलीसैकेराइड होता है।
ठीक है। मानव शरीर के लीवर, यकृत और मांसपेशी में संधारित ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड का रूप होता है। पॉलीसेकेराइड भोजन में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा भोजन से नहीं प्राप्त होती है, तो शरीर की ऊर्जा आपूर्ति संधारित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर पूरी की होती है। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या समान की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो ये है 50%। एक वयस्क मानव में सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि हमारे यहाँ ऊपरी और निचले पैर मतलब ये क्या है, एक्सट्रीमाइटीज अर्थात हाथ पैर होता था, इन्हें धड़ से जोड़ने वाली गर्डल बोन जो होती है मेखलाओं की 126 हड्डियां आती हैं, अर्थात ये कुल हड्डियों का लगभग 60% होती हैं और इनका वितरण निम्नलिखित होता है। अब जैसे देखिए उसके बाद चलिए, कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो ये 31 हैं। 31 जोड़ी मतलब नर्व्स तंत्रिकाएं निकलती हैं, जबकि कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो ये सी। अब 20 दांत, 20 दांत दो बार निकलते हैं, विकसित होते हैं, और 12 दांत केवल एक बार विकसित होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ती हूँ मैं। एक वयस्क मानव कंकाल में लगभग 206 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल मतलब कपाल बनाती हैं और बाकी 14 हड्डियां चेहरे की, 6 मध्य कर्णों की तथा हायोइड नामक अस्थि होती है। यह हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग इसमें से कोई नहीं। 20 वर्ष की आयु में मानव की हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः दो भागों में बटी होती है। एक अक्षीय कंकाल 80 और उपांगीय कंकाल 126। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो क्या है, सामने वाले चपटेदार इंसाइजर्स जो होते हैं ये अवशेषी अंग नहीं होते हैं। नहीं तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है, ऑरिक्यूलर मसल्स ऑफ पिन्ना होता है और वर्मीफोम अपेंडिक्स, ये सारे जो होते हैं ये सब अवशेषी अंग होते हैं। बस एक सामने का जो दांत होता है चपटा दांत इंसाइजर, वो नहीं होता है। कौन डैश मांसपेशियां को हड्डी से जोड़ता है? तो ये कंडरा, टेंडन बोलते हैं जिसको, टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा शरीर की हड्डियों की संरचना को हिलने डुलने में मदद करती है, जबकि लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ क्या होता है? नितंब में भी पाया जाता है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब या कूल्हे पे भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से काम करता है? तो त्वचा, स्किन जो होती है हमारी उपयुक्त त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करती है। स्टेपेडियस क्या है? एक तो एक मांसपेशी है। स्टेपेडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है जो कानों में स्थित होती है। यह स्टेपिज हड्डी को स्थिर करने में रखने में मदद करती है। यह ध्वनि को नियंत्रित करने और आंतरिक कान को तंत्र ध्वनि के कारण नुकसान से बचाती है। अगला सेक्शन जो है वो है पाचन तंत्र। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय माने मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शर्करा, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शर्करा शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों और ऊतकों में पहुंचती है। तो यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो है ग्लूकोज मुख्यतः ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है।
आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह है आंत। टाइफाइड मतलब आंत ज्वर रोग या हैजा, यह आंत को प्रभावित करता है। टीबी, प्लेग, निमोनिया फेफड़ा को, टिटनेस या कोढ़ ये नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, और डिप्थीरिया या काली खांसी ये श्वास नली को। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह है यकृत, लीवर। लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि एफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस या पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न करती हैं और उससे भोजन विषाक्त हो जाता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो अग्नाशय। हमारी भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसा अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों और मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है। और लाइपेज क्या है? एंजाइम प्राकृतिक रूप से लार ग्रंथि, अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन में अवशोषण में सहायक होता है। यह क्या करता है? वसा का, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पाचन में सहायक होता है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो क्या होता है? एमाइलेज। एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला प्रमुख एंजाइम है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आमाशय में उपस्थित पैराइटल या ऑक्सीलिक कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो सकता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जैसा कोई एंटासिड लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? तो पीछे का भाग है। मानव जीभ का अग्र भाग मीठे के लिए, पिछला भाग कड़वे और पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो ये अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के उत्तक कोशिकाएं होते हैं। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य होते हैं। बहिस्रावी यह मुख्यतः पाचन तंत्र में एंजाइम उत्पादन करता है और अंतःस्रावी मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो छोटी आंत। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह छोटी आंत में तंतु पर अथवा डायफ्राम के नीचे होती है। लीवर और मिजेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह अनेक क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं, मुख्य क्रिया है क्या है? तो पित्त का, बाइल का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। कौन निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो थायराइड है, पिट्यूटरी है, लैक्रिमल नहीं है। लैक्रिमल यानी कि आंसू की ग्रंथि अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ये ग्रंथियां प्रत्येक नेत्र गोलक मतलब आंख के ऊपरी नेत्र गोलक के ऊपर स्थित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक आंख से आंसू स्रावित होता है। ये प्रत्येक नेत्र गोलक के ऊपरी पार्श्व क्षेत्र में स्थित है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि होती है जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है। हमारे शरीर में संगठित अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? तो पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, अधिवृक्क है, अग्नाशय, पैराथायरॉइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो क्या है इसका आंसर? डी 4 और 7। मसालेदार और तीखा, ये दोनों जीव का स्वाद नहीं है। मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा ये सब है। मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा तथा उमामी जीव के स्वाद हैं। तीखा तथा मसालेदार जीव के स्वाद नहीं है। उमामी स्वाद प्रमुख रूप से मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अमोनियम क्लोराइड
वो छठे स्वाद के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव पेश किया है। चलिए, तो आज का हमारा वीडियो इतने पे ही हम ख़त्म करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा वो है विटामिन एवं पोषण। तो ये जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसको आप लोग अच्छे से 2 बार 3 बार सुनिएगा ना, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये, और आप लोग एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँगे अगर आप डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से पढ़ते हैं तो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।